आई होप यू ऑल नो मी। एनीबडी इसको नहीं पता? एक को नहीं पता। दैट शोज कि मुझे और काम करना चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए। वेल, सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ नेट? कितने लोगों ने नेट एग्जाम दिया? ऑलमोस्ट ऑल। कितने लोग ऐसे जो फर्स्ट टाइम नेट देंगे? 1 2 3 4। एंड हाउ मेनी ऑफ यू थिंक नेट इज इम्पॉसिबल? 1 2 3 4। अच्छा, ऐसा क्यों है कि व्हेन वी सी नेट क्वालिफाइड पीपल फ्रॉम दिस बेल्ट, जो हमारा ये वाला बेल्ट है, यूपी बिहार के आसपास का जो एरिया है, एमपी का एरिया है, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस बेल्ट से बहुत कम नेट क्वालिफाइड है, और जो हो जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता कैसे हो गए। उन्हें अपने रिजल्ट पे विश्वास नहीं होता काफी देर तक कि कैसे नेट क्वालिफाई हो गए। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको यही पता है ना कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। जो नहीं पढ़ना वो सब वहीं पढ़ते रहते हैं। ठीक है, सो वी हैव एन आंसर कि उन्हें पता नहीं है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। अच्छा, तो उन्हें जब नहीं पता है कि क्या पढ़ना है तो वो क्यों नहीं पता है? लैक ऑफ गाइडेंस। लैक ऑफ गाइडेंस क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं है। यहाँ तो अरे दिग्गज लोग हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, अरे पूरा बेल्ट सबसे स्ट्रॉन्ग बेल्ट है, सबसे ज्यादा आईएएस यहीं से निकल जाते हैं। तो लैक ऑफ क्यूरियोसिटी तो ऐसा एकदम नहीं है। और बताइए ऐसा क्यों है कि लैक ऑफ गाइडेंस क्यों है? See, there are conditions. The conditions that we have different syllabus here. BHU is no doubt one of the best universities, but when I compare the syllabus of BHU with DU standard, we find that BHU is not having that syllabus which is up to the mark. है ही नहीं वो syllabus. मेरा कोई offense नहीं है. That's totally my perspective. मैं मेरे point of view से बोल रहा हूँ. क्योंकि जब हम BHU syllabus देखते हैं तो देखते हैं बहुत conventional है, बहुत conventional. ब्रिटिश हिस्ट्री इंडियन राइटर्स के आगे जा नहीं रहे हैं, और जा भी रहे हैं तो पोस्ट मॉडर्न वगैरह पे एक या दो राइटर्स के नाम देख रखे हैं, बस उसके आगे नहीं जा रहे। वाइल इन दिल्ली वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग विच इज रिसेंट, विच इज टोटली ट्रेडिशनल, जो हमारे अब चल रहा है ट्रेडिशन में, प्रेजेंट ट्रेडिशन। हम बात करें हर उस राइटर की जिसके साथ हम बैठ के चाय पी सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। चिमानंद आदिची हो या कोई भी, मीना अलेक्जेंडर, मंजू कपूर मैम पढ़ाते हैं एलएसआर में, लेडी श्री राम कॉलेज में। वो राइटर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। गीता हरिहरन इज बीइंग आस्क्ड, भारती मुखर्जी इज बीइंग आस्क्ड। हम क्या पढ़ रहे हैं? राजा राव, आर के नारायण। तो यहाँ क्या होता है कि जब बच्चे को गाइडेंस मिलता है कि पढ़ो, वो बेचारा आर के नारायण की 10 किताब पढ़ता है बैठ के। अब नेट में तो आर के नारायण से मतलब भी नहीं है, एंड इवन इफ इट कम्स तो वो पूछेंगे फर्स्ट बुक साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला, या आर के नारायण का पूरा नाम क्या था। सो समटाइम्स यू नो द कंप्लीट डिटेल ऑफ द बुक्स, बट अनफॉर्चुनेटली यू मिस द पॉइंट। आपने पूरा डिटेल पढ़ा और एक छोटा सा पॉइंट मिस कर दिया कि अरे आर के नारायण का पूरा नाम भी कुछ होगा यार। अब उनका पूरा नाम है राशिपुरम कृष्ण स्वामी नारायण। अब इसमें एक टफ क्वेश्चन बन सकता है कि राशिपुरम क्या है? उनके गांव का नाम है। आपके वेस्ट बंगाल सेट में क्वेश्चन आया था कि E.M. फॉस्टर, द मैन हु हैज रिटन पैसेज टू इंडिया, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, ही वाज सेक्रेटरी टू, बस ऑप्शन में आ गया महाराजा ऑफ दिस, महाराजा ऑफ दैट। अब E.M. फॉस्टर वी रीड हॉवर्ड्स इन, ठीक है, वी ऑल्सो रीड पैसेज टू इंडिया, बट वी हार्डली गो इन द डेप्थ ऑफ देयर बायोग्राफीज, देयर पर्सनल लाइफ। उनकी पर्सनल लाइफ पढ़ने का टाइम ही नहीं है। कैसे पता चलेगा कि वो महाराजा ऑफ देवास, और उस ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, महाराजा ऑफ देवास जूनियर, महाराजा ऑफ देवास सीनियर। तो यह भी पता होना चाहिए कि महाराजा ऑफ देवास कौन था। 2015 नेट में क्वेश्चन था कि पिक द राइटर हुज फादर वाज नॉट अ गार्डनर। 2015 दिसंबर नेट, उस राइटर को पिक कीजिए जिसके पिताजी गार्डनिंग नहीं करते थे। कौन सा सिलेबस का पार्ट है ये? फिर तो हमें सबको पढ़ना पड़ेगा, किसके पापा क्रिकेट खेलते थे, किसके पापा बिजनेस में थे, किसके पापा ऑफिस जाते थे। तो 3000 राइटर, 3000 फादर, 3000 प्रोफेशंस, एंड देयर इज नो यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ रैंडम क्वेश्चन। 2014 जून, मार्टिन हेंसबर्ग थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, साइंस का थ्योरी है। साइंस का थ्योरी डाल दिया, मुझे भी नहीं आता था पेपर में। मैंने घर आके चेक करना शुरू किया, देखा, बार बार देख रहा हूं केमिस्ट्री आ रहा है इसमें। अच्छा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे आ गया इंग्लिश लिटरेचर में? तो उस वक्त समझ नहीं आया, सर दर्द होने लगा 2-2.5 घंटा ढूंढ के, क्योंकि बच्चों की उम्मीद थी कि विनीत पांडे सर आंसर करेंगे। अब मेरा भी बड़ा सर दर्द हो गया। मैंने कहा ये नहीं पता क्यों आया है, आंसर इसका ये है लेकिन पता नहीं क्यों है।
बहुत बाद में ल्योटार्ड की थ्योरी पढ़ी तो पता चला कि वहाँ टाइम एंड स्पेस से रिलेट करके कुछ रिलेशन बनाया है कि प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी है, दैट्स एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड है। अब मुझे इतना टाइम लगा डेप्थ में जाके पढ़ने में, तो आपको कितना टाइम लगेगा? दैट्स अ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। आपको इक्वालिटी नहीं मिलती है। आप जानते हैं आज आई हैव टू अपेयर इन द सेम एग्जाम। मान लीजिए आपको अभी कोई आता है कि ये नेट का पेपर आपके लिए, ये नेट का पेपर मेरे लिए, या मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के लिए। हम आपसे बेटर आंसर करेंगे क्योंकि जिस सिलेबस को कभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, हम वो पढ़ के बैठे हैं। थर्ड स्पेस थ्योरी हैज बीन आस्क्ड इन नेट एग्जाम। भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में थर्ड स्पेस थ्योरी नहीं है, सिलेबस में नहीं है। कोई प्रोफेसर लेक्चर में पढ़ा दे अलग बात है। कॉन्टैक्ट जोन थ्योरी दे डोंट इवन टॉक। स्ट्रेंजर किंग थ्योरी, जब तक कोई अफ्रीकन लिटरेचर में पीएचडी ना कर रहा हो उसे पता ही नहीं है। ये सब एक्स बार थ्योरी आ रही है, जनरेशन थ्योरीज आ गई है। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग कैसे करें? मार्केट गाइड बुक्स, अरिहंत, उपकार, कुछ भी मार्केट गाइड बुक्स कभी भी प्रॉपर डेप्थ में नॉलेज नहीं देती। दे नेवर गो इन डेप्थ, दे जस्ट गिव यू द आइडिया, दे वांट यू टू स्टडी एंड द क्वेश्चन कम्स दैट हाउ फार यू स्टडी ऑन योरसेल्फ। आप अपने आप कितना पढ़ सकते हैं, कितना डेप्थ में जा सकते हैं, कितना डेप्थ में जाएंगे आप। सपोज मेनी ऑफ अस विद दिस बैकग्राउंड, हम सब एम इंग्लिश करके आए हैं। जिस बेल्ट का मैंने नाम लिया है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हमारी बेल्ट में बच्चे एम इंग्लिश कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश में लिख नहीं पाते, 2 लाइन। आप उनसे कैसे उम्मीद करोगे कि थर्ड पेपर का क्वेश्चन जो टफ लैंग्वेज में है उसको वो समझ जाएंगे कि क्वेश्चन पूछा क्या गया? 50% बच्चे तो क्वेश्चन ही नहीं समझते हैं। वो ये तो नहीं पूछते कि देखिए आपसे ये पूछा गया है हिंदी में, ये बताइए। सो इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द पेपर, द क्वेश्चन, देन आपके 99% चांस तो वहीं खत्म हो गए कि आपका जो आंसर है वो राइट होगा। अभी इतने सारे रिजल्ट आए, बहुत से बच्चों ने क्वालिफाई किया। मैंने एक वीडियो बनाया था, आई वाज नॉट हैप्पी। मैंने इन लोगों को भी बोला, अपने स्टूडेंट्स वगैरह को भी बोला, आई एम नॉट हैप्पी। 50% पे सब पास हो गए, आई एम नॉट हैप्पी। द रीजन इज बिकॉज माई क्लासेज, माई स्टूडेंट्स, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर 70%, 80%. We make them complete topics, we make them go for revision, we make them solve all the net and set papers. प्रोजेक्टर लगा के एक एक क्वेश्चन सामने होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे आंसर करते हैं, एंड देन वी डिस्कस कि ये क्यों गलत है, वो क्यों सही है, और वो सही है तो क्या होगा, अगर कभी 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं तो ज्यादा सही कौन सा। सो वी यूज द ब्रेन। हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें उपाय चाहिए, हम आगे क्या करेंगे, एक रीजन कि हम इसके बेस्ट लेवल पे क्या कर सकते हैं। आई हैव सीन पीपल जो 10-10, 12-12 अटेम्प्ट देते हैं। कुछ बच्चे आते हैं बोलते हैं सर मैं हमेशा 2 नंबर से फेल होता हूं, तो मैं कभी ना कभी कर लूंगा। नो डाउट कभी ना कभी कर लोगे, बट यू मस्ट नो कि आप 2 नंबर से जो फेल हो रहे हैं वो सेम क्वेश्चन दोबारा नहीं आएंगे। अगर आप 2 नंबर से पास होना चाहते हैं तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट 30-40 मार्क्स, कि अब मैं 40 नंबर से पास होकर दिखाऊंगा ज्यादा लेके। प्लीज। So writers are there and they are not introduced. And the first limitation that comes to you, that comes to all of us, जो हमारा first limitation है, वो ये है कि हमारे syllabus में वो चीज़ें ही नहीं हैं। For example, छोटी सी बातचीत है। We talk about Geoffrey Chaucer. Chaucer का example ले रहा हूँ because many of you know him. Geoffrey Chaucer सब पढ़ रहे हैं, but किसी को भी नहीं पता होता कि वहाँ पे उसने alliteration assonance को reject किया था using some word, Latin phrase. तो अगर एक क्वेश्चन आया चौसर में से ही आ गया तो गया। समटाइम्स व्हेन यू रीड थ्रू द गाइड बुक्स, आप चौसर की कैंटरबरी टेल्स का ओपनिंग लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, अप्रैल इज द मंथ ऑफ शावर, बट वहां कौन आपको तुरंत बोल के बताएगा कि द सेम लाइन हैज बीन यूज्ड एज अ रेफरेंस, सिंबॉलिक रेफरेंस इन वेस्टलैंड व्हिच इज ओपनिंग लाइन, बट द चेंज्ड वन, अप्रैल इज द क्रूएस्ट मंथ। एक राइटर, हमारा इंग्लिश का पहला राइटर, इंग्लिश की पहली बुक में, इंग्लिश की पहली लाइन में कह रहा है कि अप्रैल इज द मंथ ऑफ शार। और मॉडर्न राइटर टी.एस. एलियट इन हिज वर्क वेस्टलैंड ऑफ 1922 सेज अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। दोनों में रेफरेंशियल स्टडी। 3 फेसेस ऑफ एव, जैसे मैम ने अभी फेमिनिज्म पढ़ाया आपको, 3 फेसेस ऑफ एव। यू नो एव, एडम एंड ईव, कहानी पता है? ईव स्टैंड्स फॉर ऑल द विमेन, ठीक है। हमारे पास एना कैरेनिना है, मैडम बोवारी है,
एंड रेबेका शार्प है। अब सपोज आई आस्क द क्वेश्चन कि इन तीनों में से पिक द ऑड वन आउट, तो आस्क योरसेल्फ कि जो मैंने 3 नाम लिए हैं, एना कैरेनिना, मैडम बोवारी एंड रेबेका शार्प, आप में से कितने लोगों को पता है कि कौन कौन सी बुक्स में है, कौन कौन से राइटर्स हैं और कौन कौन सी इनकी पब्लिकेशन डेट है? 2 को, 3 को, 4 को पता होगा। तो 90% बच्चे तो यहीं रह गए कि हमें तो राइटर ही नहीं पता कि सर ने कौन सा नाम लिया, कौन सी किताब से है। एंड द वन हु इज प्रिपेयर्ड, he'll simply tell you that there are, yes, 3 women characters. They are from the same year, same century, 19th century realism, representing the realistic condition of the world scenario. 3 characters औरत के 3 अलग अलग रूपों को शो कर रहे हैं। एना कैरेनिना, who went for extramarital affair, which was wrong according to society, she did it for love. Madame Bovary did the same thing for the sake of her identity. And then Rebecca Sharp did the same thing for the sake of her survival. एक ने जिंदा रहने के लिए किया, एक ने अपनी खुशी के लिए किया, जैसा वो जीना चाहती थी. She was very happening person in her life. And the third one did it for the sake of love. अब यहाँ नारी के 3 चेहरे हैं. So you are supposed to ask, कि आपको बोला जाएगा बोलो कि इनमें थर्ड में से कौन सा कैरेक्टर डिफरेंट है या एक कैरेक्टर और ऐड हो गया है, यू हैव टू पिक द ऑड वन आउट. हम बेसिक्स में क्या करते हैं, हम सबकी अप्रोचेस जो है वो सिर्फ ब्रिटिश हिस्ट्री तक है. इसीलिए आप बहुत मेहनत करते हैं, 8-9 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ते क्या हैं, सिर्फ ब्रिटिश हिस्ट्री. एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है. कुएं में एक मेंढक है, वो 24/7 तैर रहा है, बहुत हार्ड वर्किंग है, 24 घंटे कंटिन्यू तैर रहा है. कितना बाउंड्री कवर करेगा? कुएं में रहेगा. और एक समुद्र में मेंढक को छोड़ दिया है और वो सिर्फ 3 घंटे पढ़ता है, 3 घंटे वर्क करता है, वो कितना कवर करेगा? सो देयर इज लिमिटेशन जो आप पे थोप दी गई है. आपके पास बुक्स ही नहीं है मार्केट में. ये तो मेरा वीडियो ऑनलाइन जाने वाला भी है. आई एम टेलिंग यू, वाराणसी की बेस्ट बुक शॉप पे जाइए, उनको बोलिए कि नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्मन लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, रशियन लिटरेचर के हमें बुक्स दे दीजिए. अगर वो देते हैं तो आई बेट बल्कि सबसे बड़ा कलेक्शन मैं उठाऊंगा वहां से. ये ऑन लाइव जाएगा, देख लीजिए. आई एम टेलिंग यू, जब मैं यहाँ बैठे बैठे बोल सकता हूँ कि ऐसा वहाँ है ही नहीं, दिल्ली में नहीं है. इफ आई हैव टू बाय अ बुक ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर तो मैं 4,500 की बुक मंगवाता हूँ. आप में से बहुत से बच्चे ऑनलाइन में जानते हैं मुझे, मैंने आपको बुक्स भी शेयर की थी. 75,000 की बुक खरीदी थी मैंने. कितने लोगों ने सोचा कि 75,000 की किताब को एक बार में खरीदेगा, और अपने लिए खरीदी थी. लाइब्रेरी तो अलग चीज़ है. उनमें कम से कम 11-12 ऐसी बुक थी जो 3, 2.5, 4 इसमें है. सो इफ you need to learn that standard, so you'll have to spend a lot. And even if you're spending a lot, मान लीजिए हर स्टूडेंट ने 4,000 की बुक खरीद भी ली, तो ये भी तो नहीं है कि 4,000 की बुक में से कम 40 क्वेश्चन आएंगे. एक भी श्योर नहीं है कि आ ही जाए. There are writers and writers and writers. Suppose you are reading African literature, you are damn prepared with HB. आपने HB बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, थियोंगो बहुत प्रिपेयर कर लिया, सोइंका बहुत प्रिपेयर किया. And what they have asked is सेट देम इन ऑर्डर. चारों का बर्थ डेट याद करके आओ. अब आपको जन्म याद नहीं है. वी डू नॉट सपोर्ट द नेट पैटर्न. हम जानते हैं कि नेट जो है वो फालतू एग्जाम है. ऑन कैमरा बोल रहा हूं. नेट सेंसिबल एग्जाम नहीं है. वो इसलिए क्योंकि वो आपके अंदर लिटरेरी सेंस को जज नहीं करता. आप में से कितने अच्छे राइटर्स हैं, कितने अच्छे पोइट्स हैं, उसको जज नहीं करता है. वो जज करता है कि आप में से कितनों का मेमोरी स्ट्रांग है, कितने कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, कितने उस चीज को माइंड में फिक्स रख सकते हैं. तो मुझे अभी जितने कैनोनिकल राइटर्स हैं, मुझे सब टिप्स पे हैं. सबके बुक्स के नाम पता है, सबके मेन कैरेक्टर्स पता है, सबकी पब्लिकेशंस पता है. मुझे अभी से ही सब कुछ पता है. आई कीप ऑन टीचिंग एवरीथिंग, सो आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. तो मैं तो बार बार नेट करूंगा ही, बिकॉज मैं हर बार वो चीजें पढ़ाता हूँ. बहुत से बच्चे बोलते हैं सर आपने इतनी बार कैसे किया. एक आधा बार तो चलो कोई भी कर लेता है, लेकिन इतनी बार आपने नेट को कर करके टॉप लेवल मेंटेन कैसे किया. ये कोई हार्ड वर्क नहीं है. इट्स जस्ट दैट आई वाज वेरी ऑनेस्ट व्हाइल टीचिंग इन माय क्लास. अब अगर मैंने आपको पढ़ाया अफ्रीकन लिटरेचर खूब अच्छे से पढ़ के, तो मुझे भी तो याद हुआ. और चूंकि खूब अच्छे से पढ़ के आया हूं,
तो आई एम प्रिपेयर्ड। फिर मैंने आपको कैनेडियन पढ़ाया, ऑस्ट्रेलियन पढ़ाया, और मैं जानता हूँ कि चीज़ें कहाँ से आती हैं पेपर में और क्या जरूर कराना है, क्या चीज़ जरूर होनी चाहिए स्टूडेंट को। तो व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो मुझे भी तो पता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम स्टडिंग। तो कभी ये सोचा नहीं कि ये नहीं पढ़ाना है, ये तो बहुत खास चीज़ें नहीं पढ़ानी है, या बहुत फालतू चीज़ें नहीं पढ़ानी है। इफ़ समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन इफ इट इज़ नॉर्मली इंपॉर्टेंट देन ऑल्सो आई टीच इट। तो अच्छे से पढ़ाओ, आप अपने आप आपकी लर्निंग अच्छी हो जाती है। कीप ऑन अपीयरिंग इन एग्जाम्स। बार बार मेरा एग्जाम देने का जो इकलौता रीज़न था वो ये था, मैं लोगों के मन से डर निकालना चाहता था कि ये जो एग्ज़ाम है ये इम्पॉसिबल है। आफ्टर माई फर्स्ट नेट मैं राजस्थान सेट एग्ज़ाम देने गया था, तो वहाँ कुछ बातचीत हुई टीचर से, तो मैंने उनको बताया कि मेरा नेट भी है। सेकेंड पेपर के बाद मुझे लड़के लड़कियों ने घेर लिया, 12-13 लोग थे, एंड दे ऑल सेड हमने अपनी लाइफ में नेट नहीं देखा कभी, इंग्लिश नेट। आई केम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, हमें पता नहीं था। फिर धीरे धीरे जब मेरा फर्स्ट JRF हुआ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पीपल स्टार्टेड टेलिंग, अच्छा यू आर विनीत पांडे, तुम्हारा JRF हुआ है। दे स्टार्टेड अप्रोचिंग, प्रोफेसर्स ने बोला हमारी बेटी को गाइड कर दो, हमारे भाई को गाइड कर दो। दे स्टार्टेड नोइंग मी, डिपार्टमेंट में पता चल जाता है। तो एक बात बार बार आती थी, अरे तुमने नेट कर लिया, इतना बड़ा बात है, मुझे तो पता नहीं इतनी बड़ी बात है। ठीक है, स्टडीड वेल, मैंने मेहनत बहुत किया था, आई क्राइड आफ्टर माई नेट, आई क्राइड आफ्टर माई JRF। लेकिन मुझे लगा लोगों के दिमाग में यह जो हवा बन गया है कि होता ही नहीं है, वो निकालना है। तो आई वॉन्ट टू टेल देम दैट इफ सम पर्सन कमिंग फ्रॉम अ वेरी रूरल बैकग्राउंड, सरकारी स्कूलों में हम लोग पढ़ा के आए हैं धक्के खा के, वहाँ से अगर मैं बार बार निकाल सकता हूँ तो आप में से कोई भी कर सकता है। मेरे पास भी 24/7 है, आपके पास भी 24/7 है। व्हेन आई वाज स्टडिंग आई हैड लिमिटेड सोर्सेज, वो आज आपके पास है। एंड ट्रस्ट मी, अगर मुझे मेरे जैसा टीचर मिल जाता तो मैं तो सिविल्स के एग्जाम देने को तैयार हूँ। मुझे आज कोई आके बोले ना जिसको मैं ट्रस्ट कर सकूँ कि विनीत दिस इज समबडी हु इज गोइंग टू टीच यू फॉर सिविल्स एंड ही हैज़ गट्स लाइक यू, तो मैं सारे काम छोड़ के उसको फॉलो करूँ, कि मुझे पता है कि कम से कम मेरा टीचर सही बता रहा है कि नहीं। यहाँ जो 90% लोग मैं देख रहा हूँ पढ़ा रहे हैं ना, उनको खुद नहीं पता है कि क्या पढ़ाना है। टीचिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट। कबीर जी की बहुत अच्छी लाइन है, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया दोनों खूब पढ़ंत। जिसका गुरु अंधा है, चेला तो खरा ही निरंध निकलेगा। सो कैन सिंपली इमेजिन, यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ट्रस्ट मी, इट्स अ स्मार्ट गेम। अगर प्रॉपर ढंग से फॉलो किया जाए तो 4 से 4.5 घंटे दिन में पढ़िए, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। जो लोग हॉस्टलर्स हैं या जिन लोगों को पैशन है कि करना ही है, तो 10 घंटे पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। हम नहीं बोलते 10 घंटे पढ़ने के लिए, हम चाहते हैं कि अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, उससे अच्छा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप दिन भर पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट व्हेन यू स्टडी इट शुड नॉट बी लाइक अंडर प्रेशर करना है। हम बच्चों से मिलते हैं, आई वोंट टेक द नेम। एक स्टूडेंट मुझे मिला, दिल्ली में ज्वाइन किया, तो चाय बेचते हैं उसके पापा। वो आया, बोला सर मैं 2-2.5 साल से आप पे नज़र रख रहा हूँ, क्योंकि मैं पैसे जोड़ रहा था कि मुझे नेट का कोचिंग करना है और मैं देखना चाहता हूँ मैं किसके पास जाऊँ। तो 2-2.5 साल से मैंने एक ही चीज़ देखी कि अगर कोई करवा सकता तो आप ही हो। तो मैंने कहा ठीक है, गुड, बहुत मेहनत करके आए हो, तुम्हें रिस्पेक्ट है उस चीज़ की, आओ। एक दिन उसने क्लास किया। सो दिल्ली में भी टॉक इन इंग्लिश, 90% 80% हमारी क्लासेस इंग्लिश में जाती हैं, 10% हिंदी जो चुटकुले उटकुले होते हैं तब होता है। आफ्टर द क्लास ही केम टू मी कि सर आपसे अलग से बात करनी है। अकेले आया मेरे पास और मुझे नहीं पता था वो क्या करने वाला है। वो जैसे ही मैंने बोला कि ठीक है बाकी लोग जाइए, लेट मी टॉक टू हिम, वो मेरे पैर पे आके बैठ गया, घुटनों पे आके बाकायदा से बैठ गया। मुझसे नहीं हो पाएगा और मुझे हर हाल में करना है, आप मेरा कैसे भी करवा दीजिए। सो आई एम नॉट मैजिशियन कि यूं किया और नेट हो गया। और इनफैक्ट उस वक्त फॉर फ्यू सेकेंड्स आई गॉट नर्वस। मैं इसलिए नर्वस हो गया कि कैसे करवाऊंगा, इसकी इतनी उम्मीदें हैं, उस बच्चे की जरूरत थी, वो घुटने बैठ गया। मैं तो नहीं बैठूंगा आज घुटने पे किसी के लिए। आई एम कैपेबल, आई हैव बैलेंस बैगमेलिस, तो मैं नहीं जा रहा हूं। वो क्यों बैठा घुटने पे? क्योंकि वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी, एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड जिसकी वो बाहर निकलना चाह रहा था, और वहां मुझे उसको सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाना था। उस मोमेंट मुझे एक बात जो समझ में आई वो ये थी कि पहले इसके माइंड से ये चीज निकाल दो कि ये कर नहीं सकता, वरना सिलेबस तो मैं 10 बार कवर करवाऊंगा, कुछ नहीं होगा। सिलेबस कवर करने से कोई पास नहीं होता है। उसको मैंने बोला कि पहले खड़े हो जाओ। उसने एक लाइन बोली कि मैं आपका जिंदगी भर नौकर बन के रहूंगा, आप मेरा नेट पास करवा दीजिए, मैं आपका जिंदगी भर नौकर बन के रहूंगा।
उसको थोड़ा डांटा मैंने, उनका खड़े हो, सामने बैठो, मगर जब तुम्हारे दिमाग में नौकरी बनना है तो तुम नेट मत करो। तो तुम्हें फिक्स ही है कि नौकर बनना है तो मत नेट करो। या तो मुझे झूठ बोल रहे हो, नेट नौकर बनने की थोड़ी कर रहे हो। शाम को उसको मैंने घर बुलाया, चाय पे बातचीत की, थोड़ा फ्रेंडली उसको कंफर्टेबल किया। आई गेव हिम सर्टेन पॉइंट्स। मैंने कहा ये ब्रिटिश हिस्ट्री के सारे एजेस हैं, ये लिखो अभी, कल तुमसे क्लास में पूछूंगा। नेक्स्ट डे इन क्लास मैंने ये जाहिर नहीं होने दिया कि उस बच्चे को मैंने पहले से ही बोला है कि मैं तुम्ही से पूछूंगा। मैंने बोला कौन बताएगा ब्रिटिश हिस्ट्री का एज? तुम बताओ। चूंकि उसको रात को पहले ही बोला था प्रिपेयर होके आना है। वो खड़ा हुआ, वो हिंदी में डरते डरते सर 1140, फिर 50, फिर सर 60, 70, 90, 100, जहां जहां अटक जाता था 2 के